स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। आज शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर से। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के हालात से प्रदूषण का स्तर अब ऐसे स्तर तक पहुंच गया है कि देश की सुप्रीम अदालत को सरकारों को फटकार लगानी पड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को शहर में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपात बैठक बुलाई। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही दिल्ली में निर्माण कार्य 14 से 17 तक पूरी तरह से बंद रहेगा। इसके अलावा सरकारी दफ्तर भी एक हफ्ते तक बंद रहेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा, प्राइवेट सेक्टर में एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वहां भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वर्क फ्रॉम होम कराया जाए। अब आपको सुनाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बुलाई आपात बैठक के बाद क्या कहा। अरविंद केजरीवाल को सुनिए। एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को घर से बाहर ना निकलना पड़े और उनको पोल्यूटेड एयर में सांस ना लेनी पड़े। वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा। तो ऐसा लग रहा है कि उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा खराब हो सकती है। तो इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे और सभी छुट्टी नहीं है, वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है या अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है। प्राइवेट वाले जितने लोग हैं, प्राइवेट ऑफिसेज, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। दिल्ली की दिन पर दिन जहरीली होती हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई है। जस्टिस एनवी रमन्ना दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप देख रहे हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। हम अपने घरों में भी मास्क लगाकर घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्कूलों के खोले जाने पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत जरूरी कदम उठाने को कहा है, जैसे वाहनों को रोकना और दिल्ली में लॉकडाउन लगाना। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों को फटकारते हुए कहा है कि 2-3 दिन को नहीं, पूरा प्लान होना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो लॉकडाउन पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रदूषण पर इस वक्त की सुप्रीम फटकार है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरकार से सवाल हुआ है और कहा गया है कि आप बताइए कि आपके पास ऐसा कौन सा प्लान है कि आदमी दिल्ली में बच पाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रदूषण को लेकर एक ऐसी बात कह दी जो पहले इस देश में प्रदूषण को लेकर नहीं कही गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण हालात को देखते हुए लॉकडाउन की बात तक करनी पड़ी। लॉकडाउन के माने देश कोरोना के वक्त समझ चुका है। अब लॉकडाउन प्रदूषण के चलते करने की बात हो रही है। बड़ी बात है, इसका मतलब साफ है कि देश की सर्वोच्च अदालत भी मान रही है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात अब हद से गुजर चुके हैं। दिल्ली प्रदूषण के चलते लॉकडाउन लगाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ये बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन, हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा, तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, सीपीसीबी को कॉन्फिडेंस में लेके, सफर को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब व्हीकुलर, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल, ये एक्टिविटीज बंद की जा सकती हैं। तो ये एक प्रस्ताव, अभी केवल प्रस्ताव के तौर पे इसको हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर देश के सुप्रीम कोर्ट को प्रदूषण कम करने के लिए
लॉकडाउन जैसी बात क्यों करनी पड़ी? दिल्ली में प्रदूषण की इंतहा पार हो गई है। धीरे धीरे करके दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन गया है। कल सुबह आनंद विहार में करीब 700 के पार AQI लेवल पहुंच गया। वहीं राजधानी के VIP इलाके में भी आंखों में जलन महसूस होने लगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन दिल्ली एनसीआर को इसी तरीके की धुंध और जलन का सामना करना पड़ना सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण पर लॉकडाउन की बात करता है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार 1 हफ्ते के लिए स्कूल, सरकारी दफ्तर बंद कर देती है। क्या क्या दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात ऐसे हो गए हैं? सुनते हैं दिल्ली एनसीआर के लोगों की कुछ बातें। उन्होंने अपनी सलाह दे दी कि पोल्यूशन अगर है तो आप 2-3 दिन घर से बाहर ना निकले, बट ये इसका सॉल्यूशन तो नहीं है। सॉल्यूशन आप ये निकालें कि जो इतना पोल्यूशन हो रहा है उसे हम कैसे कंट्रोल करें। अब सबको तो नहीं कह सकते, सबके अपने अपने काम होते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल जाता है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, सबके हैं। तो हम 2-3 दिन कैसे घर में हम बैठ के कर सकते हैं? इससे सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है हम उसको कंट्रोल करें। इस समय पे ना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। पिछले 15-20 दिन में एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है और पॉल्यूशन के सभी को कारण पता है। बहुत दिनों से उस पर सभी मुद्दों पे डिस्कस होता रहता है कि इसका कारण पटाखे चलना है या एयर क्वालिटी इस समय पराली जलने की वजह से है या पॉल्यूशन इनकी गाड़ियों की वजह से है। तो कोई भी रीज़न हो, ये सारे रीज़न हैं। इन सब वजह से पॉल्यूशन अब बढ़ गया है। पिछले 15 दिन में एयर क्वालिटी बहुत पुअर हो गई है। मैं बहुत दिनों से साइकिलिंग कर रहा हूँ और पिछले 15 दिन में ये महसूस होता है कि साइकिलिंग मुश्किल हो गई है। हमने कम कर दिया साइकिलिंग करना, बहुत कम निकलते हैं हम साइकिलिंग। पहले हम रेगुलरली निकलते थे लेकिन अब कम कर दिया है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आंखें भी जलती हैं इस समय और सांस लेने में दिक्कत आती है। तो वी यूज़ टू वॉकिंग तो बिल्कुल बंद कर दी है, सिर्फ थोड़ा बहुत साइकिलिंग करते हैं, वो भी हमने कम कर दिया है। सर यहाँ का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। दिल्ली का एनसीआर में भी पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ कम से कम भी तो 500-550 पोल्यूशन हो चुका है। तो आंखों में जलन हो रही है और सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए सुबह सुबह थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं और रनिंग कर आते हैं। अभी सर है प्रॉब्लम आ रही है, आंखों में थोड़ा जलन टाइप हो रहा है। सॉल्यूशन सर ये है कि अपना मास्क लगाना चाहिए। मास्क अच्छी चीज़ है सर। मास्क से जिससे फेफड़ों में प्रभाव पड़ता है पोल्यूशन का तो वो कम हो जाए। और सर बाकी तो और क्या है सर, आंखों का तो कुछ इलाज है नहीं। 400 के करीब होगा। रोज निकलता हो, खतरनाक तो है सर, क्या सेहत के लिए तो बहुत खतरनाक है। थोड़ा आंखों में जलन होती है। धुंध चाहिए आसमान में और करीब कई दिन से है, आज कुछ ज़्यादा है। धुंध से आंखों में जलन होती है, मुझे दवाई लेनी पड़ी है, आंखों में दर्द है। इसके धुंधला सा होता है, आंखों में जलन पैदा होती है, पानी से निकलता है। इसमें हो गए 3-4 दिन करीब हो गए इस वक्त के लिए। हाँ, दवाई लेके आया था मैं आंखों की जलन के लिए। क्या पानी से लगाता है सुबह शाम के टाइम पे भी, सुबह के टाइम पे भी। आम पब्लिक परेशान है। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल सरकार के प्रदूषण को लेकर बयान के बारे में हमने आपको बताया। अब आपको दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के नजदीकी इलाकों के प्रदूषण के हाल को लेकर हमारे इंडिया न्यूज संवाददाताओं की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। इस गति से बढ़ रहा है कि आपको सामने आपको दिखाएंगे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जो इलाका है वहां पे देखिए किस हिसाब से ये प्रदूषण छाया हुआ है। आपको ऐसा लग रहा हो कि धुंध है, लेकिन ये धुंध नहीं, ये बेसिकली ये प्रदूषित हवा है जो अभी भी सामने दिखाई दे रहा है। लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मास्क जरूर पहन रहे हैं। और अगर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं अभी, तो इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो हर तरफ से हम कहें तो सीवियर ही हालात बने हुए हैं। ये देखिए, ये जो इंडेक्स है मेरे हाथों में, आप देखेंगे पूरी दिल्ली एनसीआर का है, लेकिन खासकर हम दिल्ली की बात कर लेते हैं तो आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर किस किस कंडीशन में है। अब यहाँ पे दिल्ली की बात करें, देखिए यह सेंट्रल दिल्ली की बात करें 476 यहाँ पे है, 503 है, यानी सीवियर से ज्यादा कंडीशन बना हुआ। और खासकर जो इंडिया गेट का इलाका है जहाँ पे हम मौजूद हैं, वहां पे 503 अभी है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एनसीआर के गाजियाबाद में ऐसा लगता है मानो प्रदूषण ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हों। जी हां, आज गाजियाबाद में पिछले दिनों की तुलना में एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा है। मैं आपको गाजियाबाद में रोड की एक बार पहले तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए, धुंधलापन काफी ज्यादा है और जो लोग रोड पर निकल रहे हैं वो काफी परेशान हैं। जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिए। जो ये पॉल्यूशन है कितना परेशान कर रहा है? ये
कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है ये तो। दिवाली की वजह से तो और भी ज़्यादा परेशानी हुई है और अभी छठ भी था उसमें भी बहुत दिक्कत हुई है। सांस लेने में दिक्कत, खराश, आंखों में जलन, ये सभी को महसूस हो रहा है। आप क्या महसूस कर रहे हैं जब रोड पर निकलते हैं? भाई साहब मेरे को तो खांसी हो रही है। आप देखिए गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 492 है। परसों ये 427 था, कल 450 के पार था, लेकिन आज 492 यानी 500 के आसपास पहुंच गया है। तो इससे साफ है कि जो प्रदूषण का स्तर है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुग्राम में एक बार फिर से पोल्यूशन का स्तर 400 के पार पहुंच गया। पिछले कुछ दिन कुछ राहत भरे जरूर थे जब करीब 350 के आसपास AQI का स्तर था, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज 434 के करीब गुरुग्राम में AQI का स्तर है। यानी कि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर की हवा लगातार जहरीली हो रही है। और आपने ग्राउंड रिपोर्ट से की प्रदूषण के इस पूरे मामले पर हमारे साथ इंडिया न्यूज के हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से केजरीवाल क्या सरकार क्या कर रही है इसको बताने के लिए नवीन निशांत हैं और कोर्ट की जो टिप्पणी है उसको समझेंगे आशीष से। पहले नवीन आपके पास आते हैं। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि अभी फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन प्लान कर रहे हैं और सेंटर से बात कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसी प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन प्रदूषण के कारण दिल्ली में लग सकता है? बिल्कुल, बता दें कि आज जैसा आपात मीटिंग बुलाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए, उसमें लॉकडाउन पर भी विचार किया गया। लेकिन लॉकडाउन सबसे अंतिम विकल्प माना जाता है, क्योंकि हम सबने देखा था कि कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन लगाई गई थी तो अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा था और ऐसे में सरकार लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के तौर पर मान रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि हम लॉकडाउन को लेकर जो अपनी योजना है उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। सभी एजेंसियों से बातचीत की जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन लगाने को लेकर कई तरह की जो योजना है वो बनानी पड़ती है। किस जो व्यवस्था है उसमें कितना नुकसान होगा, किस सेक्टर को कितना नुकसान होगा, उन सभी चीज़ों का आकलन करना पड़ता है। क्योंकि कोरोना के बाद अभी धीरे धीरे जो देश की दिल्ली की अर्थव्यवस्था है वो उभर रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग अपने काम पर जा रहे हैं। और अगर ऐसे में लॉकडाउन फिर लगा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार लॉकडाउन पर विचार कर रही है। उसके अलावा जो आज तमाम चाहे वो स्कूल बंद किए गए हों, सरकारी दफ्तर बंद किए गए हों, वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया हो, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो 14 नवंबर से 17 नवंबर तक बैन लगाया गया है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम करने के लिए लगाया गया है, ताकि जो प्रदूषण का कोशिश है कि आप आगे लोग और परेशान ना हो। ठीक है नवीन, आप रहिए हमारे साथ। आशीष भी जुड़ रहे हैं। आशीष, कोर्ट को दखल अंदाजी देनी पड़ रही है, यानी कहीं ना कहीं सरकारों से मामला नहीं संभला है और कोर्ट खुद इस बात को कह रहा है कि लॉकडाउन क्यों ना लगाया जाए। देखिए रजत, कोर्ट को दखल इसलिए देना पड़ा क्योंकि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दिल्ली में और NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने में पूरी तरह से असफल रही। ये पहली बार नहीं है या कोई पहला साल नहीं है कि दिल्ली में नवंबर के महीने में वायु प्रदूषण की हालत इस तरह हो गई हो। AQI जो है वो 500 के पार चला गया हो। हर साल ऐसा होता है। NGT की तमाम गाइडलाइंस है, जिसमें एक गाइडलाइंस ये भी है कि अगर AQI 300 के ऊपर जाता है या 400 के ऊपर जाता है तो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वो तुरंत बंद किए जाएं। इसके अलावा पानी का छिड़काव किया जाए। ये तमाम गाइडलाइंस NGT ने पहले ही जारी कर दिए थे। सरकार को भी इस बात का पता था कि नवंबर में हालात कमोबेश ऐसे ही होने वाले हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हर साल नवंबर में ये हालात होते हैं तो पहले से इसकी तैयारी क्यों नहीं की गई। आज के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष और नवीन दोनों हमारे साथ थे और समझा रहे थे कि सरकार और कोर्ट का पक्ष क्या है। आगे बढ़ते हैं, बात यूपी विधानसभा चुनाव की। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव की लड़ाई पूर्वांचल पर आ गई है। पूर्वांचल फतेह के लिए सभी दल एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। धर्म और जाति को साधने की कोशिश जारी है। बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल के कई जिलों में घर घर पहुंचकर वोट जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है। आजमगढ़ में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के जैम पर अटैक किया तो योगी विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव महंगाई को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं। सभी दलों का केंद्र आज पूर्वांचल बना हुआ था। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और बताती हैं कि आज पूर्वांचल की लड़ाई कहां तक थी। यूपी के पूर्वांचल में सियासी घमासान जारी है। हर पॉलिटिकल पार्टी पूर्वांचल पर कब्जे की कोशिश कर रही है। जी हां, अब देखिए, बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समाजवादी पार्टी के गढ़ में है, तो अखिलेश यादव सीएम योगी के शहर गोरखपुर में रथ यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं।
पूर्वांचल हर राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में है, और हो भी क्यों ना। कहा जाता है कि पूर्वांचल जीतो, लखनऊ के पंचम तल में पहुंचो। पंचम तल यानी यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय, यूपी के अपने दौरे पर निकले केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चुनाव चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ में अमित शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार के जैम यानी सरकारी खरीद के सिस्टम को सपा वर्जन बताया। को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी के गढ़ गोरखपुर में हैं। अखिलेश यादव ने यहां समाजवादी विजय रथ निकाला। रथ यात्रा में भारी भीड़ दिखी। एसपी कार्यकर्ताओं में जोश भी दिखा। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला भी बोला। यूपी के सियासी घमासान पर ग्राउंड जीरो के हालात देते हुए हैं हमारे संवाददाता रजनीश पांडे। रजनीश, पूर्वांचल पे सबका फोकस है और कोई भी पूर्वांचल छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सत्ता की सीढ़ी पूर्वांचल से ही होकर गुजरती है। रजनीश, देखिए, जहां से हम अपने दर्शकों की वहां के जमीनी हकीकत रूबरू करा रहे हैं, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही है जो पूर्वांचल से चल के लखनऊ को समाप्त हो जाती है। जैसे कि आपने बताया कि लखनऊ की सत्ता पूर्वांचल से चालू होती है। पूरा फोकस था, चूंकि आज राष्ट्रवाद की हुंकार थी समाजवादियों के गढ़ में। ये इसलिए जरूरी हो जाता है समाजवाद की चर्चा करना कि सब लहर के बाद भी यहां लगातार दो लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था। 2017 में जब पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर थी, तब भी समाजवादी पार्टी की लहर खासकर केवल आजमगढ़ में थी और मात्र 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। कहीं ना कहीं अमित शाह का उद्बोधन में ये दर्द भी झलक रहा था। उन्होंने कहा कि पिछले बार तो आपने हमको नहीं भेजा था जो संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन 2022 शुरुआत है, मुझे लगता है पूर्वांचल में और ज्यादा पावर सेंटर्स नजर आएंगे और हर दल चाहता है कि मैक्सिमम सीट इस बार उसको पूर्वांचल। त्रिपुरा में हुई हिंसा की आंच अब महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। त्रिपुरा में हिंसा हुई, लेकिन उसका विरोध महाराष्ट्र की रजा अकादमी ने आयोजित किया। रजा अकादमी पहले भी ऐसे विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। अब त्रिपुरा की घटना पर विरोध में उतरे मुस्लिम समुदाय के इस विरोध प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया। अमरावती, नांदेड़, मालेगांव और नासिक इसकी आग में झुलस गई। नांदेड़ में बंद और विरोध प्रदर्शन के आह्वान ने हिंसक मोड़ ले लिया। उपद्रवी तत्वों ने जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। महाराष्ट्र के अमरावती में भी शुक्रवार को पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद इलाके के कई हिस्सों में तनाव फैल गया। 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है जो बता रही है कि 3 बड़े जिले महाराष्ट्र के जो प्रभावित हैं, जहां हिंसा हुई है और अब शांति की अपील सरकार ने की है। अमरावती में लगातार दूसरे दिन हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। आपको बताएंगे और दिखाएंगे वो तस्वीरें। शनिवार सुबह अमरावती के राजकमल चौक और गांधी चौक पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसमें से कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। हालात को देखते हुए 4 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है और उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी भी अफवाह को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है और लगातार जो प्रशासन है वो कोशिश यही है कि कैसे फिर से इन जिलों में शांति बहाल की जाए।
लागलेला आहे. आपण आपापल्या घरी जायचंय, रस्त्यावर कोणीही फिरणार नाही. महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा की घटनाओं से आहत हुई वहां की सांसद नवनीत राणा ने अपना एक वीडियो जारी किया। सांसद ने अमरावती के लोगों से अपील की है कि वे अमरावती में शांति कायम रखें। साथ ही सांसद विपक्षी नेताओं पर निशाना लगाने से नहीं चूकी। जो वातावरण में एक अलग तरीके से मोर्चे के इसमें और मोर्चे अलग तरीके से गया और उसके बाद आज हमारे अमरावती में सुबह से निषेध का ये दिखाया जो कल हमारे अमरावती में हुआ उसका निंदा हम करते हैं, उसका निषेध हम सब अमरावती करते हैं। पर उसके साथ में आज जो सुबह से हो रहा है तो मुझे लगता है यहाँ पर अमरावती में जो हमारे गार्जियन मिनिस्टर है संजय राउत हैं, ये एक इस चीज को राजकारण का एक मोड़ दे रहे हैं। तो मैं सबसे विनती करूंगी, मेरी अमरावती कर से भी विनती करूंगी और सभी पॉलिटिकल लीडर से भी विनती करूंगी कि हमारी अमरावती है, इसे सेफ रखने का काम हमारी जवाबदारी है। एज ए लोक प्रतिनिधि, एज ए लीडर्स हमने उसको लीड करना चाहिए और सब अमरावती में शांति रखने का काम करना चाहिए, ना कि पार्टीज के लीड लेके इसको भटकाने का काम करना चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में हो रही हिंसा के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल सामने आए। हिंसा हुई, राज्य सरकार और राज्य का पुलिस प्रशासन उसे रोकने में नाकाम रहा है। रजा अकादमी का प्रदर्शन के बाद हिंसा हुई है, लेकिन राज्य की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। सुनिए एक बार गृहमंत्री को। यही अमरावती के लोगों से और महाराष्ट्र के लोगों से यह आह्वान करूंगा कि अभी हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए सबने संयम रखना चाहिए, कोई भी कानून हाथ में नहीं ले और पूरी शांतता बनाए रखने के लिए मदद करें। महाराष्ट्र में चल रहे बवाल को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। में जो घटना घटी ही नहीं, उसके ऊपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया, इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिए हैं उसका भी पर्दाफाश किया है। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। अब आपको बताते हैं कि रजा अकादमी के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र में हिंसा की शुरुआत रजा अकादमी के एक विरोध प्रदर्शन से ही शुरू हुई। रजा अकादमी ने त्रिपुरा की कुछ घटनाओं को लेकर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद जो हुआ वो सब आपके सामने है। तो जानते हैं कि आखिर ये रजा अकादमी क्या है। जी हां, क्या है ये रजा अकादमी, ये हम आपको बता रहे हैं। जी हां, भारतीय सूफी मुसलमानों का संगठन है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1978 में अलहज मोहम्मद सईद नूरी ने की थी। अकादमी की स्थापना सुन्नी विद्वानों की किताबों के प्रकाशन के लिए की गई थी। बरेलवी विचारधारा के सुन्नी साहित्य पर शोध एवं प्रकाशन के लिए इसको बनाया गया था। भारतीय मुसलमानों के लिए काम करने का दावा करती है, अनेक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन करती है। आपने जाना कि रजा अकादमी क्या है, अब आपको रजा अकादमी से जुड़ी कुछ पुरानी बातें बताते हैं। अमरावती, नांदेड़, मालेगांव में जो हुआ वो रजा अकादमी के प्रदर्शन के बाद हुआ। रजा अकादमी ऐसे प्रदर्शन या गतिविधियां करती आई है जो भारतीय मुसलमानों को धार्मिक स्तर पर कभी कभी भड़का भी देती है। रजा अकादमी इससे पहले भी क्या क्या कर चुकी है, ये आपको बताते हैं। फरवरी 2021 में बीबीसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मदीना में सिनेमा घर खोलने पर मुंबई में प्रदर्शन भी किया था। आरोप लगाया गया कि हमारे ईश का अपमान किया गया है। 11 अगस्त 2012 को मुंबई के आजाद मैदान में भी विरोध प्रदर्शन किया था। मुंबई आजाद मैदान में दंगा हुआ, 2 लोग मरे थे, 50 लोग घायल हुए थे। असम, म्यांमार के मुसलमानों के लिए आजाद मैदान में किया था यह प्रदर्शन। मुंबई में तस्लीमा नसरीन और मोहम्मद ताहिल उल कादरी के कार्यक्रमों का विरोध भी किया था। 2018 में ओरू अदार लव माणिक
मलारवी पूवी के वायरल गीत पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। 26 अक्टूबर 2020 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मुसलमानों पर टिप्पणी पर भी मुंबई में प्रदर्शन किया। कोविड काल में जुम्मे की नमाज मस्जिद में करने की मांग रखी थी। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की किताब के खिलाफ भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। रजा अकादमी की गतिविधियां ऐसी हों तो सवाल भी खड़े होंगे। अब महाराष्ट्र के भाजपा नेता नीतीश राणे सामने आए। नीतीश राणे महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे के बेटे हैं। राणे परिवार कभी शिवसेना का वफादार हुआ करता था, लेकिन अब वही राणे परिवार के नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सीधे चुनौती दी है। राणे का कहना है कि उद्धव ठाकरे रजा अकादमी को बैन नहीं कर सकते तो उसे खत्म करने का जिम्मा भाजपा को दे दें। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो अभी इसी तरीके का बंगाल पैटर्न आज हम नांदेड़, अमरावती, मालेगांव में देख रहे क्या? इसका जवाब उद्धव जी ने देना चाहिए। और ये रजा एकेडमी आज ये करनी नहीं है, कुछ सालों पहले भी इन्होंने आजाद मैदान में भी इस तरीके की हरकतें की थी। तो या तो ये स्टेट गवर्नमेंट उनको बैन करे या तो उनका खात्मा कैसा करना है वो हमको महाराष्ट्र के हित में देखना पड़ेगा। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। त्रिपुरा में मस्जिद पर हमले की खबर पूरी तरीके से गलत है। केंद्रीय गृह मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। गोमती जिले में मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई थी। त्रिपुरा में हाल के दिनों में किसी मस्जिद पर कोई हमला नहीं हुआ है। रेप और हमलों की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद है। सोशल मीडिया पर जानबूझकर फैलाई जा रही है अफवाहें। इस पूरे घटनाक्रम को त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णु देव वर्मा ने शर्मनाक बताया है। इसके साथ ही वे विपक्ष पर निशाना साधने से नहीं चुके। राष्ट्र में कल पत्थरबाजी हुआ त्रिपुरा का नाम में और कुछ टंगा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए त्रिपुरा वासी के लिए बहुत ही शर्म की बात है। एक नेहरू राजनीति के लिए फेक पिक्चर्स, फेक न्यूज जो दूसरे देश के हैं वो दिखा रहा है। तो त्रिपुरा में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। त्रिपुरा में अभी भी अवस्था सामान्य है, नॉर्मल है। हमने आपको खबर का हर पहलू दिखाया। अब सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक हमसे मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, फिलहाल इन 3 जो जनपद हैं उनका हाल क्या है? क्या वहां शांति बहाल की गई है और सरकार क्या कर रही है? कोई कमेटी बनाई गई है, कोई विशेष दल जा रहा है, कोई टीम जा रही है या फिर कोई मंत्री का समूह बनाया गया है जो इस पूरे मामले को देख रही है? बिल्कुल अगर देखिए, जो 3 जिलों की आप बात कर रहे हैं, जैसे मालेगांव की बात करें, हम नांदेड़ की बात करें और अमरावती की बात करें, लेकिन तीनों जिलों में सबसे अधिक अगर शांति कहीं अमरावती है। अमरावती में इस वक्त भारत लगा दिया गया, निकटती लगा दिया गया है ताकि यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि अमरावती में सबसे अधिक आज अग्नि देखने को मिली, तो तोड़फोड़ देखने को मिली। तो यह अपने आप में, जो कि आपके रिपोर्ट में दिखाया, दर्शक देखे किस तरीके से एक झूठी अफवाह की वजह से किस तरीके से महाराष्ट्र के कई जिले जल उठे। अमरावती में हालत यह हुई कि तमाम दुकानें जला दी गई, तमाम सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया गया और यह लगातार पुलिस जो है इसीलिए मूक दर्शक बने नहीं देखी रही, बल्कि बेकायदा उन्होंने लाठीचार्ज किया तमाम जगहों पर। अब तक 20 FIR दर्ज हो चुकी है, कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र डीजीपी संजय पांडे, उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि अभी भी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, बल्कि कंट्रोल में नहीं है, बल्कि स्थिति को और कंट्रोल करना, लोगों से उन्होंने अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें, कोई ऐसी गड़बड़ी ना करें। अभिषेक, रजा अकादमी जिसके ऊपर पूरा इल्जाम है कि उसने विरोध प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की और दंगे भड़काए, इसका इतिहास बहुत अच्छा नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज ने मांग की है उद्धव सरकार से कि इस पर बैन क्यों नहीं लगा देते। बिल्कुल सही कहा। देखिए, रजा अकादमी का जो इतिहास रहा है वो वास्तव में काफी विवादास्पद रहा है और कई बार इसके ऊपर आरोप लगा है, कई बार उनको बैन करने की बात की गई और यही वजह है कि नीरज राणे जो नारायण के लड़के हैं और बीजेपी के विधायक भी, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर सरकार नहीं लगा पाती तो हमें मौका दिया जाए और हम उसे किसी सूरत में हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अब देखना यह होगा, देखिए कि क्या सरकार इस पर पाबंदी लगाती है या फिर इसी तरीके से फल फूलता है, क्योंकि बड़े आरोप कई बार लगाते आए हैं। आजाद की घटना आपको याद ही है, तमाम जगहों पर ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं, लेकिन यह जरूर एक बड़ी लापरवाही है, कह सकते हैं कि एक सिर्फ अफवाह
उसकी वजह से इस तरीके से किसी भी स्टेट के कई जिलों को लोगों को बंधक बनाना या कहें इस तरीके से अफवाह के नाम पर आगजनी करना, तोड़फोड़ करना सरासर गलत है। और हम भी अपने दर्शकों से लगातार अपील करेंगे कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। महाराष्ट्र की पुलिस जो है वह हर जगहों पर मुस्तैद है और महाराष्ट्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि ऐसी कोई भी घटना महाराष्ट्र में न हो। मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं, इस वक्त इन 3 जिलों के हालात क्या है? क्या नॉर्मलसी वापस लौट आई है? इंटरनेट सेवा वापस है? 144 खत्म कर दी गई है? बिल्कुल, देखिए धारा 144 जो है यानी कर्फ्यू वह सिर्फ अमरावती में लगाई गई है। अमरावती में सभी इंटरनेट से लेके सभी सुविधाओं को बंद कर दिया गया है, यानी अमरावती की स्थिति इस वक्त ज्यादा खराब है। लेकिन हम अगर नांदेड़ की बात करें, थोड़ा वहाँ स्थिति नॉर्मल की स्थिति है, मालेगांव की स्थिति नॉर्मल की, लेकिन वहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगाया है। कर्फ्यू लगाया गया है तो महाराष्ट्र के अमरावती में लगा, क्योंकि अमरावती में आज दिन भर आगजनी और ऐसी घटना देखने को मिली जो वास्तव में निंदनीय रहा। और यही वजह है कि इन 3 जिलों में से सबसे अधिक गंभीर स्थिति इस वक्त है तो अमरावती की है। और अमरावती की स्थिति के और अच्छे करने के लिए इसलिए कर्फ्यू सहित तमाम ऐसी पाबंदियां लगाएगी ताकि कोई भी घर से बाहर ना निकले, और कोई अगर निकल रहा है तो पुलिस बकायदा पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब ठीक है अभिषेक, का आपने तमाम जानकारी हमसे साझा करी।